नमस्कार। मैं डॉक्टर DS चौहान। इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। हम भारत के भूगोल के तहत भारत की कृषि पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियोस में हमने भारत के प्रमुख खाद्यान्न और भारत की प्रमुख औद्योगिक फसलें, प्रमुख तिलहन का अध्ययन किया था। और इस वीडियो में हम भारत में चाय, कॉफी और तंबाकू के उत्पादन पर बात करेंगे। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए, क्योंकि वीडियो के अंत में आपके लिए कुछ प्रश्न भी हैं। हम सबसे पहले शुरू करेंगे चाय से। टी चाय को हम स्टिमुलेंट क्रॉप कहते हैं, मतलब है नशा देने वाली फसलें। चाय को हम बेवरेज क्रॉप भी कहते हैं, पेय फसल जिसको हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में। प्लांटेशन एग्रीकल्चर है ये, क्योंकि इसको पौधे को एक बार लगाया जाता है, फिर ये कई वर्षों तक उत्पादन देता रहता है। पत्तियां जो है उसकी वो हमें मिलती रहती है। सामान्य जो फसलें होती है उनको एक बार लगाया जाता है, फिर अगली फसल लगाने के लिए जड़ से काटना होता है और फिर से लगाना होता है। जबकि प्लांटेशन एग्रीकल्चर में, बागाती कृषि में ऐसा नहीं होता। एक बार पेड़ हम लगा देते हैं, फिर वो कई वर्षों तक हमें अपना प्रोडक्ट देता रहता है। साथ ही चाय जो है वो उत्पादन करने के बाद सीधी मार्केट में बेची जाती है और उससे पैसे मिलते हैं। इसलिए इसको कैश क्रॉप भी कहते हैं, पैसा देने वाली है, मुद्रादायिनी फसल भी हम इसको कह सकते हैं। ये जो क्रॉप है चाय, वो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये गर्म पेय पदार्थ है एक तरह का, और इसमें टैनिक एसिड होता है। इस एसिड की वजह से ही हमें स्फूर्ति मिलती है। चाय पीने के बाद जो थोड़ी बहुत ताजगी हमें महसूस होती है वो इस एसिड की वजह से होती है। वैसे अगर हम हिस्ट्री में जाएं और ये पता लगाएं कि इसकी खेती कहाँ से शुरू हो रही है, तो चाइना में 16वीं सदी में इसके जो यांगटीसी नदी है, यांगटीसी क्यांग जिसको हम कहते हैं, उस नदी घाटी में इसके अवशेष, इसके प्रमाण मिलते हैं। हालांकि ये भी कहा जाता है कि लगभग ईसा से 2700 वर्ष पहले चाइना के एक राजा थे, शैन नंग नाम था उनका। वो कहीं जंगल में इस पेड़ के नीचे बैठे थे और उनके गर्म पानी में वो पत्ती आके गिर गई और फिर उसको उन्होंने पिया। तो वहां से ये चाय का स्वाद पता चला और फिर इसका प्रचलन बढ़ा। ऐसी किंवदंतियां भी वहां से है। बहरहाल जो भी हो, लेकिन इसका जन्म स्थान चाइना और यांगटीसी नदी घाटी है। उसके बाद भारत में अगर हम देखें तो ये 19वीं सदी के शुरुआती जो दौर था, उस समय भारत अंग्रेजों के द्वारा लाया गया और इसकी सबसे पहले कृषि असम के अंदर शुरू की गई, जहां वो ब्रह्मपुत्र और सुरमा नदी की घाटियां हैं। उन घाटियों में इसकी कृषि आज भी बहुत लार्ज स्केल पर की जाती है। तो असम सबसे पहला स्टेट है जहां से इसकी खेती शुरू की गई थी। ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर है। देखिए, इस तरह के बड़े बड़े बागान बनाए जाते हैं और उस बागान के अंदर इसकी कृषि की जाती है। वैसे ये जो पेड़ है वो काफी बड़ा हो सकता है, लेकिन इसको बड़ा होने नहीं दिया जाता, ऊपर से काट दिया जाता है, क्योंकि इसकी पत्तियां चुननी होती है। और ये पत्तियां चुनने का जो काम है वो ज्यादातर महिलाएं और बच्चे करते हैं। तो ऐसे में बड़े पेड़ के ऊपर पत्तियां तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो इसको ऊपर से काट के ज्यादा ऊंचा नहीं होने दिया जाता। 1-1.5 मीटर तक ही इसकी हाइट ज्यादा ज्यादा रखी जाती है। और इस तरह से इससे पत्तियां चुनी जाती है, एक एक करके। और फिर उन पत्तियों को सुखा दिया जाता है या उसमें खमीर उठने के लिए छोड़ दिया जाता है। खमीर फ्रेगमेंट भी हम कह सकते हैं। तो खमीर उठने के लिए उसको छोड़ दिया जाता है और फिर उस पत्ती को पीस के उसका आटा बना दिया जाता है और वही चाय होती है जिसको हम इस तरह से पीते हैं। हम अगर ज्योग्राफिकल कंडीशंस की बात करेंगे चाय के लिए, तो इसके लिए जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल ह्यूमिड है, उष्ण आर्द्र कटिबंधीय जलवायु। मतलब गर्मी भी ज्यादा चाहिए, पानी भी ज्यादा चाहिए। पाला इसके लिए बहुत हानिकारक है। पाला बिल्कुल नहीं गिरना चाहिए, तो इसकी पत्तियां खत्म हो जाती है और पत्तियां ही चाय होती है। ठंडी हवा भी इसके लिए बहुत ही नुकसानदायक साबित होती है। इसलिए नदियों की घाटियों में या पहाड़ियों के बीच में उगाया जाता है। वहां ना पाला गिरता है, ना बहुत ठंडी हवाएं चलती है। इस वजह से तापमान इसके लिए 24 से 30 डिग्री ठीक रहता है, लेकिन इसके आसपास के वो टेम्परेचर में भी उगाया जा सकता है। बारिश इसके लिए 150 से 250 सेंटीमीटर चाहिए। और आवश्यक शर्त यह है कि वो पानी उसकी जड़ में रुकना नहीं चाहिए। बारिश हुई, पानी निकल जाना चाहिए। अगर बारिश कम हो रही है, हम सिंचाई भी कर रहे हैं, तो वो भी उसमें रुकना नहीं चाहिए। अगर 1-2 दिन इसकी जड़ों में पानी रुक गया तो इसकी जड़ें सड़ जाती है। तो ऐसे में हमेशा ढालू जमीन देखी जाती है, ताकि ऊपर से पानी छोड़ा वो नीचे निकल जाए। इसीलिए हम हिली रीजन देखते हैं और 600 से 1800 मीटर की हाइट तक ये पैदा होता है। 1800 मीटर से ज्यादा हाइट पर नहीं होगा, क्योंकि फिर वहां ठंड बढ़ जाती है। तो ऐसे में यही जो हाइट है वो इसके लिए सुटेबल है। मैदानों में नहीं हो सकती चाय की कृषि किसी भी तरह से। सॉइल इसके लिए या तो हम कहें पर्वतीय मिट्टी अच्छी रहती है, या हम कहें एसिडिक अम्लीय मिट्टी अच्छी रहती है इसके लिए। और लेबर की आवश्यकता तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक एक पत्ती चुननी होती है, इसलिए इसमें ज्यादा मशीनरी का इस्तेमाल आज भी नहीं होता। तो ये पत्ती चुनने का काम, हर सब पत्ती एक साथ नहीं चुनी जाती है, उनका टाइम होता है चुनने का। तो वो पहचान के उस पत्ती को तोड़ना वो इंसान ही कर सकता है। इसलिए बहुत ज्यादा लेबर की इसमें नीड रहती है चाय की खेती के अंदर।
वर्तमान में अगर हम देखें तो चाय कई तरह की होती है, जिसमें कुछ के नाम तो हम बहुत बार सुनते हैं, व्हाइट टी, ग्रीन टी, उलूंग टी, ब्लैक टी। वैसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्रचलन ब्लैक टी का है अभी, लेकिन अभी ग्रीन टी का भी प्रचलन काफी बढ़ रहा है धीरे धीरे। इसी तरह से व्हाइट टी का प्रचलन बढ़ रहा है। उलूंग टी काफी महंगी बिकती है, इसलिए इसका प्रचलन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं जो धनाढ़ लोग हैं वो इसको पसंद करते हैं बहुत ज्यादा। बेसिकली ये है सारी चाय की पत्तियां ही हैं, अलग अलग वेराइटीज हैं इनकी। और वो जो पत्तियां तोड़ के फिर सुखाई जाती है या उसमें खमीर उठने के लिए छोड़ा जाता है, उस खमीर के लिए जो जो ये फर्मेंट जो होता है उसके लिए छोड़ा जाता है, उसमें सब वेरिएशन होते हैं थोड़े थोड़े। अब जैसे ये टोटली फर्मेंट कर दी जाती है, कंप्लीटली फर्मेंट ब्लैक टी जो है वो कर दी जाती है, जबकि ये उलूंग जो टी है वो सेमी फर्मेंटेड होती है। खमीर पूरा खमीर नहीं उठने दिया जाता है, थोड़ा आधा उठने दिया जा सकता है, हम ये कह सकते हैं। इसी तरह से अगर आप व्हाइट टी की बात करेंगे तो ये बिल्कुल वो जो बिल्कुल छोटी छोटी कोपल होती है नई नई जो आती है उनको किया जाता है, जो हाइट पे होती है उसको उस पेड़ की पत्तियों को इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब अलग अलग है सारा जो चीजें हैं। तो ये कई तरह की किस्में हैं इसकी, अलग अलग हम कह सकते हैं, जो आज दुनिया में इस्तेमाल होती है। लेकिन ब्लैक टी कुछ ज्यादा ही प्रचलन इसका है और भारत में सबसे ज्यादा यही उगाई जाती है। एक और है, जब हम पत्ती तोड़ते हैं तो पत्ती के पीछे डंठल बचते हैं, उन डंठल से ऐसे ब्रिक्स बना दिए जाते हैं। इनको हम कंप्रेस्ड टी भी कहते हैं, टी ब्रिक्स भी कहते हैं, टी केक कहते हैं, टी लंप्स कहते हैं, टी नगेट भी कहते हैं। ये सीधा सिंपल सा है, पानी गर्म करके फिर इसमें एक ये ब्रिक डाल दो और थोड़ी देर में उसको हिला दीजिए, वो अपना कलर अपने आप छोड़ देती है और इस्तेमाल कर लीजिए। इसको ब्रिक टी भी कहते हैं, या ये कई सारे नाम इसके हैं अलग अलग। अब हम विश्व में अगर उसके उत्पादन पर जाएंगे तो फिर से यहाँ मानसून एशिया जो है वो चाय के उत्पादन के लिए स्वर्ग है। एक तरह से बहुत ज्यादा उत्पादन यहाँ से चाय का होता है दुनिया भर में। इसके अलावा यहाँ अफ्रीका में केनिया और ये कुछ छोटे छोटे देश हैं। केनिया का नाम मूलतः अफ्रीका से आता है, वो सबसे बड़ा देश है वहाँ का। इसी यहाँ भी ब्राजील के अंदर, अर्जेंटीना के अंदर थोड़ा उत्पादन होता है। और ये जो क्षेत्र है उसमें भी होता है, ठंडे क्षेत्रों में नहीं होता और मरुस्थलीय क्षेत्रों में भी इसका उत्पादन नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो चाइना सबसे नंबर 1 पर है चाय के उत्पादन में, सेकंड इंडिया, देन केनिया। ये दुनिया का तीसरा बड़ा देश है जो अफ्रीका में है। श्रीलंका भी एक बहुत बड़ा देश है यहाँ पर चाय उत्पादन, और इसकी इकोनॉमी में चाय के निर्यात का बहुत बड़ा रोल है। देन टर्की हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसका उत्पादन करता है। इंडोनेशिया, फिर यहाँ पर वियतनाम, जापान में भी चाय की खेती होती है, ईरान के अंदर चाय की खेती होती है, और अर्जेंटीना में भी होती है। इस तरह से प्रमुख 10 देश हैं। इसके अलावा नक्शे में आपको सब दिखाए गए हैं। वैसे इनका डिजिटल बात करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ब्लैक टी, ग्रीन टी, सेंचा टी सब अलग अलग उनके डेटाज होते हैं, तो बहुत मुश्किल है इसको कोई एक डेटा। लेकिन ओवरऑल चाइना प्रथम है, इंडिया सेकंड पोजीशन पर। भारत में अगर हम चाय की खेती की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा असम में होती है, क्योंकि यहीं से शुरू हुई थी। सुरमा नदी की घाटी, ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी इसके लिए आदर्श जगह है। साथ ही ये जो दार्जिलिंग वाली जगह है वेस्ट बंगाल के अंदर, वो चाय की खेती के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। इस तरह से यहाँ थोड़ा छिटपुट हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर भी इसकी खेती होती है। यहाँ झारखंड में भी इसकी कृषि बहुत कम मात्रा में लेकिन की जाती है। ये नीलगिरी पर्वत जो है वो इसके लिए फिर से फेमस जगह है भारत में एक और। तो इस तरह से ये भारत के कुछ चाय उत्पादन करने वाले क्षेत्र हैं। अब इनको भारत के चाय उत्पादन करने वाले क्षेत्र को हम दो भागों में बांट सकते हैं, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया। तो सबसे पहले असम में ये भारत की ऑलमोस्ट आधी चाय, 50% के आसपास चाय पैदा करता है, और उसमें लखीमपुर है, कामरूप है, सिरसागर, गोलपारा, चाचर, डेरेंग, नागौन, इस तरह से कुछ जगह है वहां पे जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। और विशेष तौर पर अगर हम कहें तो ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी और सुरमा नदी की घाटी ज्यादा प्रसिद्ध है। वेस्ट बंगाल भारत की लगभग 25% चाय पैदा करता है और ये दूसरे नंबर पर है। वेस्ट बंगाल का वो हिस्सा जो नॉर्थ में है, सिक्किम के आसपास वाला जो हिस्सा है, वहां पे हिल रीजन में ही होता है, क्योंकि डेल्टा में तो हो नहीं सकता। और वहां जो प्रसिद्ध जगह है उसमें से दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कुछ बिहार, ये कुछ जगह बहुत ही प्रसिद्ध है। और यहाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, दार्जिलिंग की चाय जो है वो विशेष स्वाद और खुशबू के लिए विश्व भर में सबसे प्रसिद्ध चाय है भारत की। और ये इसलिए इसकी डिमांड बहुत ज्यादा रहती है और काफी महंगी भी बिकती है। यहाँ पर कुछ जगह ऐसी है वहाँ की चाय तो बहुत ज्यादा महंगी है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने एक जगह यहाँ पर पढ़ी है, मकई बाड़ी। इस मकई बाड़ी की चाय तो 1 लाख रुपए किलो के से भी ज्यादा भाव में बिकती है। इतनी ज्यादा इसकी इसकी वैल्यू है, इसकी कीमत है। और दार्जिलिंग में ऐसी और भी कई सारी जगह जहाँ की चाय बहुत प्रसिद्ध है विशेष खुशबू और स्वाद के लिए। इसी तरह से अगर हम नॉर्थ इंडिया में और स्टेट देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा और मंडी डिस्ट्रिक्ट है।
उत्तराखंड के अंदर देहरादून में, झारखंड के अंदर रांची डिस्ट्रिक्ट में, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, ये कुछ और स्टेट हैं जहां ये क्रॉप उगाई जाती है। दक्षिणी भारत में हम बात करेंगे तो सीधा सीधा एक पर्वत याद रखिएगा, नीलगिरी पर्वत, उसी में सबसे ज्यादा कृषि इसकी की जाती है। और नीलगिरी पर्वत में भारत के अंदर बागाती कृषि का सबसे ज्यादा विकास हुआ है। प्रश्न सीधा भी पूछा जाता है किस पर्वत में बागाती कृषि का सर्वाधिक विकास हुआ, तो वो नीलगिरी के अंदर ही है। कल हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, वहां पर रबड़ की कृषि होती है जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, वहाँ चाय की खेती होती है जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, और वहाँ कॉफी की कृषि भी होती है, वो भी प्लांटेशन एग्रीकल्चर है। तो ये प्रश्न अक्सर नीलगिरी के लिए पूछा जाता है। अब यहाँ तमिलनाडु में कन्याकुमारी की बात करें तो वहाँ उगता है तिरुनेलवेली उगता है, मदुरई उगता है, कोयम्बटूर, नीलगिरी, सब वेस्टर्न घाट के ही तो पोर्शन है सारे जिसमें ये उगता है, सारा पर्वत फैला हुआ है। केरला में इसी तरह से मुन्नार जो है वो बहुत प्रसिद्ध हिल स्टेशन है, और वहां भी चाय का बहुत ज्यादा उत्पादन होता है, और बहुत प्रसिद्ध जगह है साउथ में मुन्नार। इसके अलावा एक कन्नानौर है, कैननौर है, पालघाट है, कोझिकोड, मालपुरम, त्रिचूर, त्रिवेंद्रम, और क्विलोन, कोट्टायम, एर्नाकुलम, इडुक्की, वायनाड, ये सारी जगह हैं जो काफी प्रसिद्ध है केरल के अंदर। कर्नाटक में भी चिकमगलूर और कुर्ग जिले में इसका उत्पादन जो है वो किया जाता है। तो इस तरह से वो पूरा नीलगिरी पर्वत जो है वो चाय के उत्पादन के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। अब हम चाय का उत्पादन कर रहे हैं तो आपको पता अंग्रेज भारत लाए थे, और मैंने आपको कहा कि वो ये ठंडे क्षेत्र में उग नहीं सकती है, उष्णकटिबंधीय क्रॉप है, और इंग्लैंड जो है वो ठंडे क्षेत्र का देश है, तो ऐसे में वहाँ गर्म पेय पदार्थ की जरूरत ज्यादा है, लेकिन वो खुद उगा नहीं सकते। तो अंग्रेज इसलिए भारत लाए थे कि यहाँ उसका भारी मात्रा में उत्पादन किया जा सके और फिर उसको इंग्लैंड भेजा जा सके। तो तब से ही वो चाय इंग्लैंड ज्यादातर भेजी जा रही है, और आज भी भारत की सर्वाधिक चाय जो है वो इंग्लैंड ही जाती है। और ये जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो हम भारत निर्यात करता है उसमें सबसे मेजर स्थान है इस क्रॉप का, सबसे प्रमुख फसलों में से सम्मिलित है चाय, और आज भी इंग्लैंड ही सबसे ज्यादा इसका निर्यात होता है। बाकी हम दुनिया के कई देशों को चाय का निर्यात करते हैं। अब हम बात करेंगे कॉफी की। ये भी एक नशा देने वाली फसल है, ये एक पेय फसल है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, केश क्रॉप है, वही सारी चाय वाली जो बातें हैं वो यहाँ पर है। जोग्राफिकल कंडीशन में ये भी ट्रॉपिकल और ह्यूमिड है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु है, पाला और ठंडी हवा इसके लिए भी हानिकारक है। सेम कंडीशन है चाय वाली, जैसी चाय को दशाएं चाहिए वैसी इसको चाहिए। तापमान भी देखिए 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन ज्यादा तापमान अगर होता है तो वो इसके लिए ठीक नहीं है। फिर क्या करते हैं बागान के अंदर की चाय का कॉफी का जो पौधा वो थोड़ा छोटा रहता है, और बीच बीच में बड़े बड़े पेड़ लगा दिए जाते हैं ताकि उनकी छाया इनके ऊपर रहती है तो उनको इतना नुकसान नहीं पहुंचाए। ऐसे भी कॉफी पैदा की जाती है। रेनफॉल 150 से 250 सेंटीमीटर, कम है तो हमें सिंचाई करनी पड़ेगी। सरफेस हिली रीजन चाहिए, वही 600 से 1800 मीटर वाली हाइट, और पानी जड़ों में रुकना नहीं चाहिए। सेम कंडीशन है। मिट्टी इसके लिए लाल काली, लाल पीली मिट्टी भी हो सकती है। एसिडिक जो अम्लीय मिट्टी है वो भी इसके लिए अच्छी होती है। और लेबर की आवश्यकता है जो हर क्रॉप में पड़ती है, लेकिन ना इसमें काफी मशीनरी का इस्तेमाल भी होता है। अब ये देखिए बेसिकली प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, इस तरह का पेड़ है और इस तरह के बीन लगते हैं इसके ऊपर। फिर इन बीनों को हटा के इसके ऊपर की खोल को हटा दिया जाता है, और फिर अंदर का जो बीज निकलता है उसको सुखा के हल्का गर्म करके फिर उसको भून के उसको पीस दिया जाता है, और वही कॉफी होती है। उसका जो आटा होता है उसको हम कॉफी के नाम से जानते हैं। अब आप देखिए इस तरह के इसके बागान होते हैं, और ये ढालू जमीन है, पानी छोड़े धीरे धीरे पानी नीचे की तरफ निकल जाएगा। और आज के लिए बीन को इकट्ठा करने के लिए इस तरह की मशीनों का इस्तेमाल भी किया जाता है। हालांकि चाय में ये मशीनों का इस्तेमाल बहुत मुश्किल है, लेकिन इसमें मशीनों का इस्तेमाल होने लगा है। अब कॉफी का एक सबसे बढ़िया जो विशेषता है वो ये है, जो चाय से इसको अलग करती है। चाय केवल गर्म पेय पदार्थ है, लेकिन कॉफी गर्म और ठंडे दोनों तरह से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए इसकी मांग दोनों देशों में रहती है, ठंडे देशों में भी रहती है, गर्म देशों में भी रहती है। और गर्म भी पिया जा सकता है। और विशेष तौर पर कॉफी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाला देश अमेरिका है, वो बहुत ज्यादा करता है। और यूरोपियन कंट्री में भी कॉफी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है गर्म पेय पदार्थ के रूप में, और ठंडे पेय पदार्थ के रूप में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉफी मूलतः इथोपिया का पौधा है, अफ्रीका के अंदर वहाँ ये सबसे पहले उगता था, ऐसा ऐसा माना जाता है। और ऐसी किंवदंतियां भी हैं कि काल्टी करके कोई व्यक्ति था, लगभग 9वीं शताब्दी की बात होगी, तो उसने जंगल में वो अपनी बकरियां चराते थे, तो उन्होंने देखा कि उनकी बकरियां जब ये कॉफी के बीन खाती तो उनमें एक अजीब सी उत्तेजना आ जाती है। और फिर उन्होंने उस कॉफी को खुद भी इस्तेमाल किया, और फिर वहां से धीरे धीरे इसका जो प्रचलन है वो बढ़ता गया। फिर वहां से यमन पहुंची, और
और वहां से फिर धीरे धीरे होते होते इंडिया तक ये पहुंची। और इंडिया लाने का जो श्रेय है वो 1770 में एक सूफी संत है बाबा बुदन, उनको है। वो लाए और कर्नाटक में वही नीलगिरी पर्वत का है, चिकमगलूर के अंदर इसको सबसे पहले इसकी खेती शुरू की गई थी कर्नाटक से। और इसीलिए उन पहाड़ियों को आज भी बाबा बुदन की पहाड़ियां ही कहा जाता है। और ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसकी वेराइटीज है अरेबिका, रोबस्टा और मोका। अगर हम देखें तो कॉफी की कई सारी किस्में दुनिया भर में मशहूर हैं, लेकिन उसमें से ज्यादातर जो किस्में हैं प्रसिद्ध हैं वो अरेबिका और रोबस्टा है। ये मोका या मोचा जो कॉफी है वो यमन में ही उगाई जाती है, हालांकि ये काफी अच्छी क्वालिटी है और काफी महंगी भी बिकती है। लेकिन भारत के अंदर अरेबिका और रोबस्टा का प्रचलन जो है वो ज्यादा है, और उसमें भी मूलतः अरेबिका जो है 70% तो अरेबिका ही उगती है भारत पूरे विश्व के अंदर, और यही अच्छी क्वालिटी है। भारत के अंदर भी ज्यादातर यही उगाई जाती है। ये थोड़ा सा फर्क है दोनों के अंदर, आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए इस मैप के अंदर विश्व लेवल पर कॉफी के उत्पादन करने वाले देशों को दिखाया गया है यहाँ सारे। और अगर हम वर्ल्ड वाइड इसके बात करेंगे तो ब्राजील सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश है, 40% दुनिया की लगभग कॉफी इसी देश से आती है। देन वियतनाम सेकंड पोजीशन पर है, इंडोनेशिया है, कोलंबिया है, यहाँ पर अफ्रीका इसमें साउथ अमेरिका के अंदर इथोपिया है, यहाँ पर जो इसका मूल जन्म स्थान भी है, पेरू है यहाँ पर, फिर दक्षिण अमेरिका के अंदर, फिर भारत जो है वो काफी नीचे 7वीं पोजीशन पर है इसमें, लेकिन फिर भी वो उत्पादन करता है। अगर हम भारत के अंदर इसके प्रोडक्शन को देखेंगे तो ये देखिए वो नीलगिरी पर्वत वाला हिस्सा या पश्चिमी घाट का जो हिस्सा है पूरा, वो बहुत ही पॉपुलर जगह है इसके लिए। और स्टेट वाइज अगर हम जाएं तो कर्नाटक लगभग 65% कॉफी भारत की पैदा करता है, सबसे पहले नंबर पर है। इसके अलावा केरला और तमिलनाडु में इसका उत्पादन होता है, बस इन 3 में ही होता है। बाकी राज्यों में चुटपुट कहीं होता होगा, लेकिन कोई कमर्शियल स्तर पर बहुत बड़ी बात नहीं है। कमर्शियल स्तर पर ये 3 स्टेट ही बड़े महत्वपूर्ण। अब एक बात और ध्यान रखिएगा कि यहाँ चाय और कॉफी दोनों एक साथ पैदा किए जाते हैं इस पूरे पर्वत के ऊपर। ये प्रश्न भी पूछा गया है कि वो भारत का पर्वत कौन सा है जिसमें चाय और कॉफी दोनों एक साथ उगाए जाते हैं, उनके बागान हैं। तो ये नीलगिरी पर्वत है। अब हम बात करेंगे तंबाकू की। ये भी नशा देने वाली फसल है और क्रेश क्रॉप भी इसको हम कहते हैं। ज्योग्राफिकल कंडीशंस इसमें है, ट्रॉपिकल है, और पाला इसके लिए भी बड़ा हानिकारक है, उसमें कटिबंधीय जलवायु है। लेकिन ये काफी वाइड टेम्परेचर में पैदा हो जाती है, 18 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में कोई भी टेम्परेचर इसको मिलता है तो हो जाती है ये। 50 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल, कम है तो सिंचाई करनी पड़ती है। वही हिली रीजन होना चाहिए, इसकी भी जड़ों में पानी नहीं रुकना चाहिए, सेम कंडीशन है। सॉइल जो है वो सैंडी, हल्की सैंडी सॉइल होती है तो अच्छा उगता है ये, और एल्यूवियल जलोढ़ मिट्टी में भी उग जाती है। लेबर तो खैर नीड है ही हर क्रॉप के अंदर। तो ये इस तरह का पौधा है, ये पत्तियां हैं देखिए, फिर इन पत्तियों को तोड़ के इस तरह से सुखा दिया जाता है और फिर इनको छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं और फिर उसका हम इस्तेमाल कर लेते हैं, वही तंबाकू है। वैसे तो तंबाकू जैसी विशिष्टता रखने वाले दुनिया भर में 350 से ज्यादा पौधे होंगे, लेकिन उसमें से भी 60-70 जो किस्में हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। और भारत के अंदर अगर हम इसकी खेती की बात करेंगे तो इसकी शुरुआत 1605 में पुर्तगालियों ने की थी। वो यहाँ सबसे पहले लाए थे, और गुजरात के कैरा और महसाना जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर ये सबसे पहले शुरुआत इसकी हुई थी। और आज भी ये भारत का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादन करने वाला राज्य है वर्तमान में भी अगर हम देखें। अब ये देखिए दुनिया भर में तंबाकू उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में फिर से बाजी ये मानसून एशिया की तरफ ही ज्यादा है। और ये दोनों देश, अगर हम चाइना 40% के आसपास, इंडिया 12% के आसपास, मतलब 50% से ज्यादा कॉफी यहाँ पैदा हो जाती है, सॉरी तंबाकू यहाँ पैदा हो जाती है। इसके अलावा ब्राजील भी एक बहुत बड़ा नाम यहाँ पर है, यूएसए के अंदर भी बहुत बड़ा नाम इसका रहा है। और अगर हम 1960, 70, 80, 90 के दशक देखें तो यूएसए सबसे बड़ा उत्पादक देश रहा है। लेकिन फिर इसके इसके तंबाकू के जो दुष्परिणाम है, जो बीमारियां फैलती है, फिर धीरे धीरे वहां लोगों ने इसको काम करना बंद कर दिया और अब ये कम है, लेकिन फिर भी चौथा बड़ा देश दुनिया का है तंबाकू पैदा करने वाला, क्योंकि वहां के लोग बहुत इस्तेमाल भी इसको करते थे। अभी वर्तमान में चाइना सबसे ज्यादा उत्पादन करके निर्यात करता है तंबाकू का जो प्रोडक्शन है। अब हम अगर भारत में देखेंगे तो आप देखिए 2018 के आंकड़ों के हिसाब से भारत सरकार के 805 मिलियन टन तंबाकू का उत्पादन भारत के अंदर हुआ। सबसे बड़ा नाम इसमें फिर गुजरात है, 46% के आसपास यहाँ पर पैदा होता है, आधा हो जाता है लगभग। आंध्र प्रदेश सेकंड पोजीशन पर है लगभग 22% के साथ। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, ये कुछ और स्टेट है और छिटपुट छिटपुट सारे राज्यों में उसकी खेती की जाती है तंबाकू की।
वैसे तो तंबाकू की किस्में, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था, 60-70 किस्में बड़ी पॉपुलर है। इस तरह के जो पौधों की हम पहचान करेंगे तो 350 से भी ज्यादा पौधे हैं। और दो किस्में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब इनके ग्रुप कर दिए जाए तो एक तो निकोटिना टुबेकम, इसको हम देसी नस्ल भी, देसी किस्म भी कहते हैं। और ये सिगरेट के लिए, सिगार के लिए, चेरोट, बीड़ी, इस तरह के जो जो यूज है उसके लिए ये निकोटिना टुबेकम ज्यादा बढ़िया है। और ज्यादातर यही उगाई जाती है भारत के अंदर। और अच्छी क्वालिटी भी है, 90% हम कह सकते हैं भारत के अंदर यही होती है। निकोटिना रस्टिका है, इसको विलायती कहते हैं, मतलब बाहर से आई हुई कहते हैं। और ये चबाने वाले जो जो प्रोडक्ट हैं, चबाई जाती जो तंबाकू, उसमें ज्यादातर इसका इस्तेमाल किया जाता है। सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट राजमुंद्री, ये आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी जिले में है। 1947 में इसको स्थापित किया गया था। ये लगातार तंबाकू के उत्पादन के लिए काम कर रहा है, उस पर रिसर्च करने का काम कर रहा है। ये कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि कहाँ है, राजमुंद्री, याद रखिएगा इसको। इसका जो प्रोडक्ट है तंबाकू, वो एक बहुत ही खराब पदार्थ है हमारे स्वास्थ्य के लिए। इस तरह से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सीधा चबा सकते हैं हम, बीड़ी बना सकते हैं, सिगरेट बना सकते हैं। जो हमारे लंग्स के लिए इसका धुआं बहुत खतरनाक चीज है। इसके जो परिणाम है वो देखिए, ये मुंह के कैंसर हो जाते हैं और भी कई तरह के कैंसर इसके हो जाते हैं। बहुत ही खतरनाक चीज है, इससे हमें दूर ही रहना चाहिए। इसका इस्तेमाल ठीक नहीं है हमारे स्वास्थ्य के लिए। और इसीलिए जन जागरूकता फैलाने के लिए 31 मई को विश्व नो टोबैको या विश्व तंबाकू निषेध दिवस, वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है। और हमें अगर लंबा जीवन और स्वस्थ जीवन जीना है तो इसको छोड़ देना चाहिए, इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये कुछ आंकड़े हैं, आप देख सकते हैं। भारत में धूम्रपान करने से हर वर्ष 10 लाख लोग मर जाते हैं। आप सोचिए, आप इतने लोग तो अभी कोविड की वजह से भारत में नहीं मरे, लेकिन 10 लाख लोग तो कितनी बड़ी महामारी है एक तरह से ये भी। तंबाकू जनित बीमारियों से भारत में हर 7 सेकंड में एक व्यक्ति मर जाता है, और विश्व में लगभग 13 सेकंड में एक व्यक्ति मरता है। तो ये इन तथ्यों से मतलब हम समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक सिचुएशन है ये। तो इतना समझने के बाद अब मैं आपसे कुछ प्रश्न कर लेता हूं, आप उसके आंसर दीजिए। भारत में चाय की कृषि का आरंभ किस राज्य से हुआ था? विश्व में सर्वाधिक चाय का उत्पादन किस देश से होता है? भारत के किस क्षेत्र की चाय विश्व में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? दक्षिण भारत का कौन सा पर्वत चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध है? चाय की कृषि के लिए प्रसिद्ध मुन्नार क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? विश्व में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन किस देश से होता है? भारत में सर्वाधिक तंबाकू का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो आपने मेरा ये वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, जब हम भारत में प्रमुख मसालों और जो फल फ्रूट उत्पादन है उनकी बात करेंगे। तब तक आप अपने आसपास जल और पेड़ों की रक्षा कीजिए, और हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच मेरा ये वीडियो देखने के लिए।